वेलकम बैक वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जाना था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में जाना। परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सारी चीज़ें जान ली कि हमारा परमानेंट में पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो ये सारे हमारे प्लांट टिश्यूज़ खत्म हो गए हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ का थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ का थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है, यानी कि हमें मुश्किल से 3 वीडियोज़, इसमें 3-4 वीडियोज़, छोटी छोटी वीडियोज़ देनी पड़ेगी। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल टिश्यूज़। तो पहले बात यही आती है हमारे दिमाग में कि एनिमल टिश्यूज़ क्या है। तो हम इतना कुछ जान चुके हैं सेल के बारे में कि सेल से मिलकर ही क्या बन रहा है, हमारा टिश्यू बन रहा है, ठीक है। सेल से मिलकर ही क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। ये बात भी हमें क्लियर हो चुकी है। गॉट इट। तो आज हम लोग जानने वाले एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। और लास्टली आता है हम लोग का नर्वस टिश्यू। ये 4 तरीके के टिश्यूज हमें पूरी एनिमल बॉडीज को बनाना है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एपिथेलियम की बात हो रही है। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का कनेक्शन हो रहा है, कनेक्टेड हो रही है चीज़ें। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी मसल्स हैं कहीं ना कहीं उनकी बात चल रही है। और नर्वस टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड ये बता रहा है कि हाँ, नर्वस टिश्यू सारा का सारा हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग जानने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज की सबसे पहली बात क्या आती है हमारे सामने कि ये एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, दीज अकर एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। किस फॉर्म में अकर हो रहे हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्म में, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्म में होते हैं ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडी कैविटीज हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी कैविटीज हैं और हॉलो ऑर्गन्स की जो कैविटीज हैं, यानी कि जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनमें भी यही वाला टिश्यू हमारा पाया जा रहा है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करूं तो बकल कैविटी ये जो हमारी माउथ की कैविटी होती है, दैट इज नोन एज बकल कैविटी। उसके बाद बात करूं तो फेरिंक्स हो गया आपका, फेरिंक्स में भी पाया जा रहा है, ठीक है। ईसोफेगस भी हो गया, जो हमने 10th क्लास के लेक्चर में पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। उसके बाद लंग्स में हो गया। तो सब जगह हमारा क्या पाया जा रहा है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है एपिथेलियल टिश्यू के, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। किसकी बात करें? कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि जैसे कि हमने जाना था कि हमारा पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं और वो कोलेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, तो ऐसे ही हम लोग जानने वाले हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दीज आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि इनमें जब ये एक दूसरे के साथ लाई कर रहे हैं तो वो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं आउटर कवरिंग की, तो ये फॉर्म कर रहे हैं एपिथेलियम। इसको क्या कहलाते हैं? ये एपिथेलियम। और अगर इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर कहलाता है एंडोथेलियम, ठीक है। अगर इंटरनल की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाया जा रहा है? एंडोथेलियम कहलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद खास बात आपको नोटिस करनी है कि ये एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। सपोज कीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स लाई करते हैं, ठीक है।
और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर होती है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर होती है, यानी कि जिलेटिनस होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, जिलेटिन वगैरह से बनी होती है। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम इसको कह सकते हैं जिलेटिनस होती है। ठीक है, कैसी होती है, जिलेटिनस होती है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि देयर इज नो ब्लड सप्लाई, कि इन सेल्स को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक से फीचर्स हैं। और अगर हम यहीं पर हमने दो चीजें जानी एपिथेलियल के बारे में कि ये तो इसका क्या हो गया, हमारा लोकेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लोकेशन हो गया कि कहां पर पाया जा रहा है। और ये हमने क्या जान लिया एपिथेलियल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे हम चीजें क्या क्या होते हैं। उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो एपिथेलियल है उसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेजर फंक्शन में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है पहला फंक्शन। उसके बाद आप कह सकते हैं सिक्रीशन। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका क्या हो जाता है, सिक्रीशन हो जाता है। तीसरा फंक्शन हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन। जब हम वैरायटीज को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कौन सी चीज क्या पार्टिकुलर फंक्शन कर रही है। अभी सिर्फ हमने इतना जानना है कि प्रोटेक्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर सेंसरी परसेप्शन हो रहा है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेंसरी परसेप्शन, और नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जर्मिनल एपिथेलियम इन द केस ऑफ गोनेड्स, जो गोनेड्स होते हैं उनमें जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में बात करें, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा है, तो उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सबसे पहले जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की शेप है उसके बेसिस पर हमारे तीन मेजर टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आप लोगों को याद करने हैं, इनकी लोकेशन और फंक्शन पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, फिर से तीन कैटेगरी बनाता है। सबसे पहला बनाता है आपका सीलिएटेड, यानी कि ये इसमें मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में। पहला सीलिएटेड हो जाता है, दूसरा हो जाता है हमारा ग्लैंडुलर, यानी कि ग्लैंड्स बना रहा है बॉडी में। ठीक है, या तो मल्टी सेल्यूलर हो सकता है या यूनिसेल्यूलर हो सकता है। और नेक्स्ट आता है सेंसरी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी। और अगर हम बात करें दूसरा परसेप्शन, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स, नंबर ऑफ सेल लेयर्स, कि अगर सेल की लेयर्स के नंबर की बात करें तो दो तरीके का है हमारा। एक तो है सिंपल एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर है। कैसा है, सिंगल लेयर है। उसके बाद दूसरे की बात करें तो हम आता है स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला है इसको, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही है। ठीक है, कैसे लेयर्स पाई जा रही है, मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी बातें आ जाती हैं हमारी। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि जो हमारा ये हमने पढ़ना है आज की वीडियो में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। तो ये तीनों हमारे जो है ये सारा का सारा हमारा सिंपल एपिथेलियम में ही आ जाता है। किस में आ जाता है, सिंपल एपिथेलियम में ही आ जाता है, क्योंकि ये मोस्टली सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, एक ही लेयर होती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम को पहले हम
ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम स्क्वैमस एपिथेलियम का। और इसमें आप चीज़ क्या देख रहे हैं, मेन जो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर जो आप सेल्स देख रहे हैं ये वाले, दीज आर द सेल्स, सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं। ठीक है, सिंगल लेयर्ड सेल्स है और न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। और खास बात क्या है कि इतनी पतली होती है, इतनी थिन होती है कि जो न्यूक्लियस वाला रीजन होता है वो बल्ज्ड अपीयर होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सेल है तो न्यूक्लियस का जो रीजन होगा थोड़ा सा बल्ज अपीयर होगा, जैसे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कितनी थिन है। और थिन है तो कहीं ना कहीं इसका फंक्शन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, यानी कि चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करा रही है अपने थ्रू। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है? फ्लैट होती है। फ्लैट होती है और फ्लैट होती है, इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। और पेवमेंट एपिथेलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपके घर में आप देखते हैं फ्लोर पर टाइलिंग हो रखी है ना, कि एक टाइल ऐसे बिछी हुई है, एक टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, तो आप बिल्कुल उसको इमेजिन कर लीजिए जैसे टाइल की लेयर है, ऐसे ही स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर आपको अपीयर हो रही है। जस्ट इमेजिन। ठीक है, उसके बाद खास बात क्या है, इसकी फंक्शन मैंने आपको बता दिया। फंक्शन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड वगैरह के साथ। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा जब हम इसकी लोकेशन जानेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है लोकेशन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो वो सारी डिटेलिंग हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जा रहा है। आप नोट कर लीजिएगा इसको या एसएस ले लीजिएगा इसका। सबसे पहला आता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तो एल्वियोलाई का फंक्शन आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में। तो मैंने बताया था अभी कि एक्सचेंज का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनीज, यानी कि किडनी के बोमेन्स कैप्सूल में अगर बात करूं, थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल का। ठीक है, यहाँ से ये पाइप जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, छन्नी की तरह काम कर रहा है बोमेन्स कैप्सूल में। उसके बाद इसका ब्लड वेसल्स में पाया जा रहा है। कहाँ पर पाया जा रहा है? ब्लड वेसल्स में। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें आउटलाइन कर रहा है, और एपिडर्मिस की, स्किन की एपिडर्मिस में, और एपिथेलियम में। स्किन एपिडर्मिस एंड बकल एपिथेलियम। लास्ट आता है इसका बकल एपिथेलियम। तो हमने याद रखना है इसके फंक्शंस। इसका फंक्शन भी हमने बता दिया आपको, और फंक्शन के साथ साथ मैंने इसकी लोकेशन भी बता दी। इससे बाहर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल। नाम से पता चल रहा है कि सेल्स जो है वो क्यूब जैसे। कैसी शेप है सेल्स की? क्यूब जैसी सेल की शेप है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी शेप हम क्यूब जैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या आ जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए आप, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, सब में होनी है। कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, इसका सेंटर में लोकेटेड है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। और आप इसकी शेप को देख पा रहे हैं, इसकी शेप आपको कैसी अपीयर हो रही है? क्यूब जैसे। ठीक है, कैसी अपीयर हो रही है? क्यूब जैसी। ठीक है, ये रही शेप इसकी। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। गॉट इट? सेल्स की शेप जो है आप देख पा रहे हैं हेक्सागोनल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे हेक्सागोनल और पॉलीगोनल, कैसी शेप है? हेक्सागोनल और पॉलीगोनल।
ठीक है, दो तरीके की इसकी शेप बता रखी है कि या तो हेक्सागोनल हो सकती है या पॉलीगोनल हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन की और लोकेशन की। ये दो तीन चीजें पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे कि लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की बात करें और लोकेशन की बात हम साथ ही कर देते हैं। तो पहला आता है इसका कि ये पाया जा रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंस द किडनी टिब्यूल्स, जो किडनी के टिब्यूल्स हैं किनमें पाया जा रहा है, किडनी के टिब्यूल्स में। दूसरा बात करता हूं इसकी डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स में पाया जा रहा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स में पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में पाया जा रहा है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के बाद बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में पाया जा रहा है। थायराइड ग्लैंड के बाद बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में भी पाया जा रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है इसका फंक्शन, कि कहीं ना कहीं इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन है। कहीं ना कहीं इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन है। क्योंकि देखो यहां पर भी किडनी टिब्यूल से भी सिक्रीशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड से भी सिक्रीशन हो रहा है, उसके बाद पैनक्रियाटिक ग्लैंड से भी सिक्रीशन हो रहा है जूस का, या फिर पैनक्रियाटिक आप बात करते हैं इंसुलिन वगैरह का, ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ग्लैंड से इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से भी थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। तो ये सारे फंक्शंस ये कर रहा है सिक्रीशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्स की शेप कैसी है, कॉलम के जैसी। तो पहले शेप को ही देख लेते हैं सेल की, कि सेल हमें कैसे अपीयर हो रहा है, कॉलम शेप अपीयर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप कि सेल की जो शेप है वो कैसी है, कॉलम जैसे लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं, ऐसी सेल की शेप आपको नजर आएगी। ठीक है, कैसी नजर आएगी, कॉलम शेप। यहाँ पर सेल्स देखिए, ये है ना पिलर लाइक, देखो ये पिलर आ रहा है जैसे। ठीक है, खास बात क्या है कि न्यूक्लियस इसका बेस में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस इसका कहां पर लोकेटेड होता है, बेस में होता है। और सेल्स कैसे होते हैं, पिलर लाइक। सेल्स कैसे होते हैं, पिलर लाइक बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसे सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कॉलम शेप। कैसे सेल्स हैं, कॉलम शेप्ड सेल्स यहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम लोकेशन और फंक्शन की, यही इससे मेन क्वेश्चन बन रहा है, लोकेशन एंड फंक्शन। तो यहां पर लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो ये इसमें खास बात क्या देखी गई है कि इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत देखे जाते हैं। जैसे ये पाया जाता है हमारा नेसोफेरिंक्स में, नेसल रीजन से जो फेरिंक्स है उसमें पाया जा रहा है, दैट इज नेसोफेरिंक्स में। उसके बाद पाया जा रहा है स्टमक इंटेस्टाइन में, स्टमक में भी पाया जा रहा है, स्टमक में भी पाया जा रहा है, और इंटेस्टाइन में भी पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन में भी पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में पाया जा रहा है, गॉल ब्लैडर में पाया जा रहा है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बाद ये पाया जा रहा है आपका लैरिंक्स में और ओविडक्ट में। ओविडक्ट में भी पाया जा रहा है और लैरिंक्स में भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, दो फंक्शन कर रहा है, दैट इज सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। दो फंक्शन इसके हैं मेजर कॉलमनर एपिथेलियम के, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इसके मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है इसका हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि उसमें सीलिया आ जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोल दे रहे हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। डायग्राम में देखेंगे पहले सीलिएटेड एपिथेलियम कैसा दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सीलिया ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। ठीक है, अब इसकी फंक्शन क्या होगा सीलिया का, देखो सीलिया की फंक्शन होती है कि ये ऐसे ऐसे मूव करता है और चीजों को इधर से उधर मूव कराता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे नेसल पैसेजेस में हमारे
नेसल पैसेज में हमारे कोई चीज अटक जाती है, कोई पार्टिकल वगैरह उसको निकाल रहा है। ओविडक्ट में पाया जाता है क्योंकि वहां पर ओवम का ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करता है। उसके बाद यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है कि ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर दो तरीके से करता है तो सिंगल सेल्ड हो जाते हैं, तो सिंगल सेल वाली कंडीशन में जैसे गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बना लेते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन करना। इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन करा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं? सिक्रीशन करा रहे हैं। तो सिक्रीशन यानी कि कहां कहां पर पाए जा सकते हैं? जहां पर चीजों का सिक्रीशन हो रहा है, जैसे कि स्टमक के अंदर। स्टमक के साथ साथ कहां पाया जा रहा है? इंटेस्टाइन में, स्वेट ग्लैंड्स में, इंटेस्टाइन में भी पाया जा रहा है और स्वेट ग्लैंड्स में भी पाया जा रहा है। जो आपके पसीने वाले ग्लैंड्स हैं उनमें भी ये पाया जा रहा है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे टीयर ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, जो फीमेल्स में पाया जा रहा है दैट इज मेमरी ग्लैंड्स, और टीयर ग्लैंड्स इनका भी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते हैं डायग्राम की हेल्प से। जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इसको देख लेते हैं एक बार। ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखिए, ये रहा, देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर देखेंगे ये देखिए ये गॉबलेट सेल्स हैं। ये सिक्रीशन करा रहा है। क्या करा रहा है? सिक्रीशन करा रहा है। ग्लैंड्स का फंक्शन हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन कराना होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है, बेसल सेल हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर ये कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलम लाइक सेल्स देख ही रहे हैं आप, और उसके बाद आप देख रहे हैं गॉबलेट सेल। तो ये सिंगल सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इसके लोकेशंस हो गए हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करा रहा है, टीयर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करा रहा है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, स्किन में, उन सब का फॉर्मेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम के थ्रू ही हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है इसमें, दैट इज सेंसरी एपिथेलियम। अब सेंसरी एपिथेलियम की बात करें तो ये सेंस का काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है। सेंसरी एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफाइड वर्जन है, और ये सेंस ऑर्गन्स में पाया जा रहा है, जैसे कि टेस्ट बड्स, जो टंग पर हमारी टेस्ट बड्स होती हैं उनमें ये पाया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंस कर रही है टेस्ट को। उसके बाद ये पाया जा रहा है इसमें नेसल चैम्बर में, ऑल्फैक्टरी में, ऑल्फैक्टरी नेसल चैम्बर, यानी कि जो हम सूंघ रहे हैं, चीजों की स्मेल जो आ रही है हम लोग को, वो किसकी वजह से आ रही है? इसके सेंस होने की वजह से, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार हम लोग कि सेंसरी एपिथेलियम कैसा होता है। तो ये देखिए आप सेंसरी एपिथेलियम को, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखो ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी यानी कि आपकी नोज वाली, जिससे आप स्मेल कर पा रहे चीज को, देखो यहाँ से सेंस कर रहा है और यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होके एक नर्व के थ्रू कॉमन होकर ये आगे जा रहा है। ये एक्स का एक्सॉन एंडिंग हो गया, ये रिसेप्टर सेल हो गया यहाँ पर, और ये आपकी एपिथेलियम हो गई, सेंसरी हेयर सेल्स हो गए, ठीक है। तो सेंसरी एपिथेलियम भी एक मॉडिफिकेशन है कॉलमनर एपिथेलियम का। और लास्ट आता है हम लोग का वीडियो खत्म, बस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स आ जाती है। क्या आ जाती है? मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं। देखो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत सारी लेयर आपको दिख रही है। यहाँ पर क्या दिख रही है? बहुत सारी लेयर दिख रही है, एक के ऊपर एक लेयर आपको ऑब्जर्व हो रही होगी। देखो यहाँ पर, देखो एक लेयर ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। और मेजर फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है इसका मेजर फंक्शन। और किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी स्किन को। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखेंगे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ये पाया जा रहा है हमारी मेनली, जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ पर हो रहा है? स्किन में हो रहा है। हमारी ओरल कैविटी में भी पाया जा रहा है, जो हमारी माउथ की कैविटी होती है उसमें भी पाया जा रहा है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे इसके नीचे के अंडरलाइन टिश्यूज हैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, और मैकेनिकल इंजरीज से बचा रहा है, ठीक है। किससे बचा रहा है? मैकेनिकल इंजरीज से बचा रहा है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस एंड लोकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
टिश्यूज, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। फिर से एक बार रिमाइंड अप कर लेते हैं। कैटेगरीज जानी हमने, उनके स्ट्रक्चर्स जाने, स्क्वेमस जाना, उसके बाद क्यूबॉइडल जाना, उसके बाद हमने कॉलमनर जाना, उसके बाद सीरिएटेड जाना, फिर ग्लैंड्यूलर, उसके बाद सेंसरी और फाइनली स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाता है वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें कि आप पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।